Are you preparing for UGC NET or any other PSU exam? Join the best course on Tutelage Academy app now. Yes, very good evening to everyone. Welcome back to Tutelage Academy. Yes, hello team. Welcome to Tutelage Academy. एंड आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे कोड 55 का लेबर वेलफेयर. ये क्वेश्चन पेपर मैंने यूजीसी नेट की वेबसाइट से डाउनलोड किया है. दिस एग्जाम इज ऑफ 2021 बट एक्चुअली ये 2021 के साइकिल का है बट 2022 में कंडक्ट हुआ था. राइट, सो चलिए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे. Which one of the following framework emphasizes the positive and free will aspect of human behavior and utilizes concepts such as expectancy, demand, and incentive in explaining the complexities of human behavior in organization? है ना? कौन सा इसमें से फ्रेमवर्क है जो कि एम्फेसाइज करता है पॉजिटिव एंड फ्री विल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर? फर्स्ट पॉइंट, पॉजिटिव एंड फ्री विल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर पे एम्फेसाइज करता है. एंड सेकेंड पॉइंट, यूटिलाइजेस कॉन्सेप्ट सच एज एक्सपेक्टेंसी, डिमांड एंड इंसेंटिव, और ये दोनों के थ्रू एक्सप्लेन किया जाता है ह्यूमन बिहेवियर की कॉम्प्लेक्सिटीज. ओके, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा कॉग्निटिव फ्रेमवर्क. देखिए, कॉग्निटिव फ्रेमवर्क में हमेशा ध्यान रखिए 3 चीजें होती है, विच इज एक्सपेक्टेंसी, डिमांड एंड इंसेंटिव. एक्सपेक्टेंसी ऑफ ह्यूमन बीइंग, डिमांड ऑफ ह्यूमन बीइंग, इंसेंटिव ऑफ ह्यूमन बीइंग पर्टिकुलरली. ओके, सो कोई भी पर्सन की क्या एक्सपेक्टेंसी है किसी ऑर्गेनाइजेशन से, वो क्या इंसेंटिव एक्सपेक्ट कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग उसका क्या डिमांड है ऑर्गेनाइजेशन से. तो इन तीनों से आप उसके ह्यूमन बिहेवियर की कॉम्प्लेक्सिटीज को समझ सकते हो. एंड दैट आल्सो इन रिजल्ट फोकसेस ऑन पॉजिटिव एंड फ्री विल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर. तो बिहेवियरिस्टिक नहीं होगा, सोशल लर्निंग नहीं होगा, ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा. जस्ट फोकस ऑन दिस कीवर्ड जिससे आपको याद रहेगा कि ये जो तीनों है ना, ये कॉग्निटिव फ्रेमवर्क से रिलेटेड है. ठीक है, ओके, तो राइट, चलिए. सो आई होप इट्स क्लियर. क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं. Which one of the following is not related to job specification? ठीक है, तो ये क्वेश्चन पेपर मेरे पास है. ओके, एंड हमारे पास और आपके पास आइडिया है कि जॉब स्पेसिफिकेशन में क्या क्या चीजें होती है और जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या क्या चीजें होती है. तो हमें समझ में आ रहा है कि इस क्वेश्चन में जरूर कुछ तो मिस्टेक है ना, क्योंकि which of the following is not related to job specification. Okay, so point number 1 is related to job description. Point number 2 is related to job description. So point number 3 is related to job specification and point number 4 is related to job description. है ना, job description. तो हमारे पास इनफैक्ट 3 आंसर्स हो जा रहे हैं, है ना. तो या तो यहाँ पे नॉट नहीं होना चाहिए या फिर यहाँ पे जेडी होना चाहिए, है ना. तो कुछ ऐसी चीजें. तो मुद्दा बस ये है कि हमें समझ आना चाहिए क्लियरली व्हाट इज जॉब डिस्क्रिप्शन एंड व्हाट इज जॉब स्पेसिफिकेशन. जॉब डिस्क्रिप्शन का मोटो क्या होता है कि वो सिर्फ जॉब को डिस्क्राइब करता है, वो नहीं देख रहा है कि उसका जो वर्कर है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं, सिर्फ जॉब का टाइटल क्या है, जॉब का लोकेशन क्या है, जॉब का वर्किंग कंडीशन क्या है, जॉब का हजार्ड क्या है, जॉब में कौन हमें जो रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर है वो क्या है ना. और जॉब स्पेसिफिकेशन में क्या देखते हैं हम, जो वर्कर जो जॉब को कर रहा है, जो पर्सन, ये जो यहाँ पे जो पर्सन है जो इस जॉब को परफॉर्म कर रहा है, हम उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कि उसकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इमोशनल सेंसरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, उसके स्किल्स क्या है ना, उसके में भी अदर्स, दिस पर्सन की क्वालिटी को हम डिस्क्राइब करते हैं. तो आर आंसर यहाँ पे मुझे कुछ डाउट हो रहा है बट द पॉइंट्स विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. Okay, चलिए next question number 3. Which section of Factors Act requires the manager of every factory to maintain register of adult workers? Register of adult workers की बात हो रही है. Yes. यहाँ पे आंसर क्या होगा? सेक्शन किसी को याद आ रहा है? 3 का आंसर anybody remember? Section 60. राइट, सेक्शन 64 और 65 क्या है? पावर टू मेक एग्जेम्प्टिंग ऑर्डर्स, पावर टू मेक एग्जेम्प्टिंग रूल्स, है ना. पावर टू मेक एग्जेम्प्टिंग ऑर्डर्स ये है, रूल्स ये. तो यहाँ पे सेक्शन 65 के भी कुछ सब पार्ट्स है और 64 के भी कुछ सब पार्ट्स है जिसके क्वेश्चंस मैंने क्लास में करवाए हुए हैं. और उन सब पार्ट्स में भी 4 सब पार्ट्स है जिसमें भी कुछ डेटा है, वो डेटा आपको याद रखना है, बिल्कुल आपको कंठस्थ होना चाहिए. सेक्शन 64 एंड 65. सेक्शन 63 याद आ रहा है, चाइल्ड वर्क का जो सेक्शन है वहां से रिलेटेड है ना. ये आइडिया आपको फैक्ट्री एक्ट के सारे सेक्शंस का होना ही चाहिए.
है ना। फैक्ट्री एक्ट के सारे सेक्शंस, लास्ट वाले, बिल्कुल लास्ट वाले छोड़कर, बट फिर भी आपको आइडिया होना चाहिए ओवरऑल सेक्शंस के बारे में एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्लीनलीनेस का क्या है, क्लीनलीनेस चैप्टर का, हेल्थ चैप्टर का कौन सा सेक्शन है, वेलफेयर चैप्टर का, सेफ्टी चैप्टर का, एंड अदर्स you need to remember. Next, question number 4. The primary purpose of which of the following is to protect minimum labor standard and improve working condition? Very easy question. Question number 4. The primary purpose of which of the following is to protect minimum labor standard and improve working condition? प्रोटेक्टिव लेबर लेजिस्लेशन तो है ना, कि मिनिमम लेबर स्टैंडर्ड, लेबर के स्टैंडर्ड ये है कि टाइम से पे मिलनी चाहिए, लेबर के स्टैंडर्ड ये ओवर टाइम के पैसे मिलने चाहिए, लेबर के स्टैंडर्ड क्या होगा कि प्रॉपर हेल्थ और वेलफेयर एंड सिक्योरिटी का ध्यान रखना चाहिए। तो ये सारा प्रोटेक्टिव लेबर लेजिस्लेशन में आ जाता है। रेगुलेटर में एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच का रिलेशन रेगुलेट करने का है। वेज लेजिस्लेशन में पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट एंड ऑल। सोशल सिक्योरिटी में पीएफ एक्ट, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट एंड ऑल। ठीक है, ओके, आइडिया मिल गया। कोई सा भी एक्ट आएगा जिसको क्लासिफाई करने को दिया जाएगा, यू शुड बी एबल टू डू दैट, राइट। कुछ कुछ ऐसे एक्ट हैं जैसे बीड़ी एंड सिगार वर्कर एक्ट, आपने कभी नाम नहीं सुना, तो उससे कुछ कुछ एक्ट्स हैं जो कि आई थिंक मैंने प्रोवाइड किए नोट्स, तो वो सारे, तो बीड़ी एंड सिगार वर्कर एक्ट अगर आता है तो वो प्रोटेक्टिव लेबर लेजिस्लेशन होगा। ठीक है, मुझे बस याद आया तो मैंने बता दिया। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5. Who among the following is empowered for framing of model rules for safety measures under BOCW Act 1996? देखिए, BOCW एक्ट में ना एक प्रोविजन है, वो ये है कि मॉडल रूल्स फॉर सेफ्टी, क्योंकि सेफ्टी इस एक्ट में बहुत ज़्यादा जरूरी है। बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स में यहाँ पे वर्कर्स का टाइम टू टाइम बहुत ज़्यादा, दे आर प्रोन टू एक्सीडेंट्स वेरी मच, तो उनकी सेफ्टी के लिए कुछ मॉडल रूल्स बनाए गए हैं। तो वो मॉडल रूल्स एक्चुअली कौन बनाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट सारे वर्कर्स की सेफ्टी के लिए, क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा एक्सीडेंट के चांसेस होते हैं, मॉडल रूल्स बनाता है। और ये जो ना सेक्शन 2M, प्रिफरेबली मुझे याद आ रहा है, सेक्शन 2M में ये मेंशन किया हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो रूल्स बनाती है सेफ्टी मेजर्स के लिए। बियोसेफ्टी आप अलग से याद रख सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि हर एक्ट में कुछ ना कुछ यूएसपीज है, कुछ ना कुछ अलग चीजें हैं, दैट हर एक्ट में कुछ जो भी स्पेशलिटी हर एक्ट की, इसके थ्रू आप हर एक्ट के प्रोविजंस को याद रख सकते हैं। तो BOCW में क्या होगा? मॉडल रूल्स फॉर सेफ्टी मेजर्स हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही बनाती है, सेक्शन 2M में है ये बात। ओके, राइट। नेक्स्ट, हाउ मच स्पेस पर वर्कर इज रिक्वायर्ड टू अवॉइड ओवरक्राउडिंग इन अ फैक्ट्री? ये सब बिल्कुल रटा हुआ चाहिए। प्लीज टेल मी द सेक्शंस एज वेल। कौन से सेक्शन में है और कौन से चैप्टर में है? हेल्थ चैप्टर, सेफ्टी चैप्टर और वेलफेयर चैप्टर। अगर सेक्शन याद होगा तो ये चैप्टर तो कोई दिक्कत नहीं है, या फिर चैप्टर भी याद होगा तो भी आप थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं कि सेक्शन कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, एनीवन? सेक्शन ओवरक्राउडिंग कौन सा है? हेल्थ चैप्टर सेक्शन 11, 12, 13, 14, 15, 16 अप टू 20। यू हैव टू रिमेम्बर, याद होना चाहिए इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें क्या है। इसके माइंड में आपको बिल्कुल अभी आना चाहिए कि मैडम एग्जाम में बस इतने ही दिन बाकी है, फटाक से आपके मन में आना चाहिए कि दीज आर द सेक्शंस ऑफ हेल्थ चैप्टर। ओवरक्राउडिंग इज इन सेक्शन 16, या तो 14.2 क्यूबिक मीटर या फिर 500 क्यूबिक फीट, या फिर 500 क्यूबिक फीट पर वर्कर है, पर वर्कर है। 6 का 1 हो जाएगा, है ना, 6 का 1 हो जाएगा, 14.2 ही है ना, राइट, 17.2 क्यूबिक मीटर। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7. Which article of the Constitution of India upholds to secure and protect the social order which stands for the welfare of people as a DPSP? कौन सी DPSP में वेलफेयर ऑफ पीपल की बात की जाती है? वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। आर्टिकल 20, 24, 18 एंड 38। तो DPSP ये सारे तो फंडामेंटल राइट्स है ना। DPSP तो हमारे आर्टिकल 37 से शुरू ही हो रही है। आर्टिकल 38 वेलफेयर स्टेट की बात करता है, तो पॉइंट नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। यस, वेरी इजी, 7 का आंसर पॉइंट नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज इन हेक्स्चर-ओहलिन इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी अराइजेस ड्यू टू। हेक्स्चर-ओहलिन इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी में कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज जो आता है वो किस लिए होता है? तो देखिए यहाँ पे ना क्या ये जो थ्योरी है वो क्या बात करती है? वो ये बात करती है कि अलग अलग कंट्रीज है ना, अलग अलग कंट्रीज, कंट्री ए, कंट्री बी, कंट्री सी, अलग अलग कंट्री में अलग अलग लैंड हो सकता है, अलग अलग लेबर
अलग अलग कैपिटल हो सकते हैं। तो जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं ना, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, वो अलग अलग कंट्री में अलग अलग होते हैं। अब जापान में कुछ और है, इंडिया में कुछ और है, श्रीलंका में कुछ और है, और है ना, तो क्वालिटी ऑफ लैंड, क्वालिटी ऑफ लेबर, है ना, और ये डिफर करता है, हर एक कंट्रीज में डिफर करता है। और जो भी डिफरेंस होती है ना लैंड, लेबर, कैपिटल में, वो उसी के हिसाब से वो लोग अपना ट्रेड डिसाइड करते हैं। अगर इंडिया में राइस एंड व्हीट एंड शुगर बहुत होता है, तो और मान लीजिए कि कोई किसी एक कंट्री है, वहाँ पे कॉटन काफी होता है, या फिर कभी तो यहाँ से ये कंट्री इधर एक्सपोर्ट करेगी, एंड राइस, व्हीट एंड शुगर इंडिया विल बी एक्सपोर्टिंग। तो जो ट्रेड की पॉलिसी है, इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसी, वो डिपेंड किस पे कर रही है, हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे, कि हर एक कंट्रीज में कौन कौन से फैक्टर्स है। तो फैक्टर एंडाउनमेंट आप कह सकते हो कि डिफरेंसेस इन फैक्टर एंडाउनमेंट ही जो है वो इंटरनेशनल ट्रेड की पॉलिसी को डिसाइड करती है, कि कौन कौन सी कंट्री किस किस कंट्री के साथ ट्रेड करेगी। डिपेंड करता है कि उनका एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट कैपेसिटी पर्टिकुलर गुड्स से रिलेटेड कैसा कैसा है, ठीक है, कितनी डिमांड है पर्टिकुलर गुड की, और वो डिमांड पर्टिकुलर कंट्री अगर फुलफिल नहीं कर पा रही है, तो दूसरी कंट्री से वो एक्सपोर्ट करेगी, है ना, करेक्ट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 का 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, a means of getting better result from organization, team and individual by understanding an agreed framework of planned goals, objective and standard is termed as. Question number 9, a means of getting better results from organization, team and individual by understanding an agreed framework of planned goals, objective and standard. परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। देखिए, परफॉर्मेंस यहाँ पे क्या क्या काम हम कर रहे हैं, मीन्स ऑफ गेटिंग बेटर रिजल्ट आने की कोशिश कर रहे हैं, बेटर रिजल्ट आने के तरीके ढूंढ रहे हैं, है ना, एंड बाय किस तरीके से हम तरीके ढूंढ रहे हैं, बाय एन अग्रीड फ्रेमवर्क ऑफ प्लान गोल्स की प्लानिंग ऑलरेडी हो चुकी है, दिस इज ऑलरेडी डन, है ना, क्या क्या हमारे गोल्स और ऑब्जेक्टिव और स्टैंडर्ड है उसकी प्लानिंग हो चुकी है। फिर उस प्लानिंग को किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है जिससे कि बेटर रिजल्ट मिले। तो ओवरऑल हमने क्या किया, हमने प्लानिंग भी कर लिया, अब हमें उसका एग्जीक्यूशन देखना है, फिर अकॉर्डिंगली हमें अप्रेजल देखना है। तो हम ओवरऑल क्या कर रहे हैं, हम ओवरऑल परफॉर्मेंस मैनेजमेंट कर रहे हैं। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में ही परफॉर्मेंस प्लानिंग आएगी, यस। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट परफॉर्मेंस अप्रेजल आ जाएगा, यस, है ना। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में इनफैक्ट परफॉर्मेंस डेवलपमेंट भी आ जाएगा कि किस तरीके से हम फर्दर ट्रेनिंग की या फिर किसी एम्प्लॉय को काउंसलिंग की जरूरत है तो वो भी करेंगे। तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इज अ बिगर टर्म विच इनकम्पासेस ऑल दिस टर्म्स, और दिस इज, यहाँ पे क्या होता है, ओवरऑल परफॉर्मेंस को मैनेज करते हैं और बेटर रिजल्ट लाने की कोशिश करते हैं, और जो भी हमारा प्लान गोल्स का फ्रेमवर्क होता है उसे प्रॉपरली एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं, है ना। तो परफॉर्मेंस 9 कॉन्सेप्ट 3, नेहा परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या है। परफॉर्मेंस अप्रेजल एक सिंपल ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस है जो कि हर साल के अंत में होता है ना। एक ऑर्गेनाइजेशन का एक काम है जो कि हर साल के अंत में होता है। वो हर एक एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस को देखती है कि कितना उन्होंने काम किया, कितना, अगर टारगेट बेस्ड है तो कितना टारगेट अचीव किया, अगर टारगेट बेस्ड नहीं भी है तो क्या क्या किस मेट्रिक पे कितना परफॉर्मेंस हुआ। तो दैट्स इट, एंड अकॉर्डिंगली या तो प्रमोशन होता है या तो प्रमोशन नहीं होता है, या तो सैलरी बढ़ती है या तो सैलरी नहीं बढ़ती है, दैट्स इट। तो वो एक ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी है जो कि हर साल के अंत में होती है। यहाँ पे ये दिस जो कि परफॉर्मेंस अप्रेजल मेयर एक पार्ट होता है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का, विच इज अ बिगर टर्म। और ये जो टॉप लेवल होते हैं ना, वो टॉप लेवल के जो लोग होते हैं वो कॉन्सेप्चुअली क्रिएटिवली परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के सारे फंक्शंस को डिसाइड करते हैं। एचआर मैनेजर जब आप बनोगे और बिल्कुल आप टॉप लेवल पे पहुंच जाओगे एचआर मैनेजर के, तो फिर आप ये सारा काम आप खुद करोगे, है ना। परफॉर्मेंस मेजर इज एन एक्टिविटी, ओके, यस। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10, an analysis by which an organization measures where it currently stands and determine what it has to accomplish to improve its HR functions is called accounting, audit, HR climate, HR consultant. This is called HR, anyone? HR audit. HR ऑडिट होता है ना। देखिए क्या हो रहा है, किसी भी चीज की ऑडिट होती है तो हम ऑडिट में क्या करते हैं कि किसी डिपार्टमेंट की ऑडिट हो रही है तो उस डिपार्टमेंट में क्या क्या पॉलिसीज हैं, क्या क्या वहाँ के प्रैक्टिसेस हो रहे हैं, क्या क्या प्रोसीजर हो रहा है, सारा चेक किया जाता है कि सब सही हो रहा है कि नहीं। सारा चेक किया जाता है कि सब सही हो रहा है कि नहीं, सारा चेक किया जाता है कि सही हो रहा है कि नहीं। और
by which an organization measures where it currently stands and determine what it has to accomplish to improve its HR function. ये सारी चीजें चेक की जाती है और देखा जाता है कि कहाँ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है. कुछ यहाँ पे पॉलिसीज ठीक से इम्प्लीमेंट हुई, कहाँ मिस आउट हुआ, प्रैक्टिसेस कहाँ बेटर हो सकती है, या कुछ कहाँ फॉल्ट्स हुए. तो यही होता है. तो HR ऑडिट में क्या होगा? HR ऑडिट में HR की सिर्फ पॉलिसीज है. कोई ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे जो भी HR पॉलिसीज है, HR पॉलिसीज हो सकती है कि प्रमोशन होगा on the basis of age, promotion will be on the basis of age. तो is that policy working? HR practices जो work कर रहे हैं कि नहीं, procedure work कर रहे हैं कि नहीं, वो सारा कुछ चेक करता है और उसे तो वही है HR audit. An organization measures where it currently stands and determines what it has to accomplish to improve its HR function. तो overall HR function इन सब पे डिपेंड करता है. तो इन सबको overall चेक करता है कि ठीक ठाक है कि नहीं और कहाँ का इम्प्रूवमेंट की जरूरत है. HR audit. ओके. HR अकाउंटिंग अलग है. HR अकाउंटिंग तो आपको पता है HRA है ना. टोटल हम यहाँ पे एम्प्लॉय को असेट की तरह कंसीडर करते हैं. वो लोग जो भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं दैट इज असेट, और उनको हायरिंग में, सिलेक्शन में जो भी कॉस्ट लगा है तो वो लाइबिलिटी. तो लाइक वो एक बैलेंस शीट बनाते हैं हम ह्यूमन का, कंसिडरिंग ह्यूमन एज एन एसेट. और HR क्लाइमेट, HR कंसल्टेंट, तो ये बोथ आर विच से अनरिलेटेड है बिल्कुल. HRD क्लाइमेट होता है, HR क्लाइमेट तो नहीं, HRD क्लाइमेट होता है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11. एज पर द प्रोविजन ऑफ इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946, द स्टैंडिंग ऑर्डर शैल कम इनटू ऑपरेशन ऑन द एक्सपायरी ऑफ हाउ मेनी डेज फ्रॉम द डेट ऑन व्हिच ऑथेंटिकेटेड कॉपीज आर सेंट टू द एम्प्लॉयर्स एंड वर्कर्स रिप्रेजेंटेटिव्स. स्टैंडिंग ऑर्डर 1946, आपने 5 कॉपीज दी. आपके ऑर्गेनाइजेशन XYZ ऑर्गेनाइजेशन, और वहां पर आपको लगा कि स्टैंडिंग ऑर्डर भी मुझे इम्प्लीमेंट कराना है, और आपने सर्टिफाइंग ऑफिसर को कॉपीज दी 5 प्लस एक ड्राफ्ट जिसमें कि आपने बताया कि कितने ट्रेड यूनियन हैं, कितने एम्प्लॉइज हैं. उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सर्टिफाइंग ऑफिसर ने ये ट्रेड यूनियन को नोटिस भेजा ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर दे करके कि भाई देख लो तुम्हें कोई दिक्कत है कि नहीं, 15 दिन के भीतर मुझे रिस्पॉन्ड करो. और ट्रेड यूनियन ने रिस्पॉन्ड किया कि नहीं भाई हमें कोई दिक्कत नहीं है, फिर हमें जो भी दिक्कत है तो वो फिर सर्टिफाइंग ऑफिसर वो सारा कुछ देखेगा और उसके बाद स्टैंडिंग ऑर्डर को सर्टिफाई करके भेज देगा आपके पास, है ना, एम्प्लॉयर के पास. आप एम्प्लॉयर हो, आपके पास भेज देगा कि देखो भाई दिस इज द स्टैंडिंग ऑर्डर. तो ये सर्टिफाई करके उसने भेज दिया, सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर यू हैव रिसीव्ड. तो वो कितने दिनों के बाद फिर इम्प्लीमेंट होगा? तो जिस दिन वो भेजेगा, आज उसने भेजा है, मान लीजिए कि 1 जनवरी को भेजा है, तो आफ्टर तो ऑन 31 जनवरी आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 30 डेज इट विल बी इम्प्लीमेंटेड. अगर कोई अपील दायर नहीं हुई है तो, अगर यहाँ पर कोई अपील दायर हो जाती है कि मान लीजिए कि आपने बोला कि नहीं स्टैंडिंग ऑर्डर ठीक से सर्टिफाई नहीं हुआ है, या फिर वर्कर ने कोई अपील किया, या फिर ट्रेड यूनियन ने अपील किया किसी भी प्रोसेस के बीच में, तो उसके बाद अपील के बाद अगर स्टैंडिंग ऑर्डर आती है, अपील के बाद अगर स्टैंडिंग ऑर्डर फाइनल सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर आती है, तो वो 7 दिन के बाद इम्प्लीमेंट होती है. तो यहाँ पे कोई अपील के बारे में नहीं दिया है. ऑथेंटिकेटेड कॉपीज, सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर की ऑथेंटिकेटेड कॉपीज आई हैं तो वो 30 डेज में हो जाएगी. करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12. Taking into consideration the characteristics of transnational managers given by Bartlett and Ghoshal, the transnational managers are distinguished in 3 different management forms. Which one of the following is not included? ठीक है. ट्रांसनेशनल मैनेजर्स में क्या होता है? ट्रांसनेशनल कंपनीज में एक्चुअली होता क्या है? कोई एक कंट्री है हेडक्वार्टर, और वो अपनी सब्सिडरी कंट्रीज में बहुत ही एक्सटेंसिव लोकल अडॉप्शन करती है ना, बहुत एक्सटेंसिव लोकल अडॉप्शन करती है और डीप मार्केट पेनिट्रेशन करती है. तो क्या होता है, और इन सारे सब्सिडरीज को धीरे धीरे इंडिपेंडेंस देती है कि भाई तुम अपने मार्केट स्ट्रेटेजी, बिजनेस स्ट्रेटेजी खुद डिसाइड करो. तो सब्सिडरीज जो है वो सारे एक हेडक्वार्टर की तरह ही बिहेव करने लग जाते हैं, है ना. तो हेडक्वार्टर की तरह ही बिहेव करने लग जाते हैं क्योंकि इनका इंडिपेंडेंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है और लोकल ग्लोबल वो लोकल पेनिट्रेशन है, लोकल मार्केट अडॉप्शन है ना. तो ये करीब करीब कह सकते हैं कि ये लोग इतना ज्यादा डिसेंट्रलाइज हो जाते हैं कि सारे सब्सिडरीज एक हेडक्वार्टर की तरह ही वर्क करने लग जाते हैं. तो 3 डिफरेंट मैनेजमेंट फॉर्म्स होते हैं. बार्लेट एंड घोषाल ने बताया कि यहाँ पे कहते हैं ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट होता है. ये बिल्कुल सही. ग्लोबली बिजनेस को मैनेज किया जा रहा है. हर कंट्री में, बहुत सारे कंट्रीज में सब्सिडरीज हैं जिसमें जो कि काफी इंडिपेंडेंट है, तो सबको मैनेज कर रहे हैं. ज्योग्राफिक सब्सिडरी मैनेजमेंट, यस डेफिनेटली.
वर्ल्ड वाइड फंक्शन मैनेजमेंट, यस दिस आल्सो हैपन, बट टॉप लेवल कॉर्पोरेट मैनेजमेंट की बात नहीं आती। यहाँ पे जो भी मैनेजमेंट की चीज है वो है कि वर्ल्ड वाइड फंक्शनल मैनेजमेंट कैसे हो रहा है। एक एक फंक्शनल हर एक कंट्री में अगर हमारी कंट्री अगर हमारी सब्सिडरी है, अगर हमारी ये जो कंपनी है उसका सब्सिडरी है, तो ये अगर हम इसे फंक्शनल स्ट्रक्चर माने तो वर्ल्ड वाइड फंक्शनल मैनेजमेंट जो है वो कैसे हो रहा है ना। सारी जगह लोकल मार्केट पेनिट्रेशन हुआ है कि नहीं, कहाँ कहाँ पे प्रॉफिट है, कहाँ कहाँ पे लॉस है। तो हमें एक ओवरऑल जो हमारा ट्रांसलेशनल मैनेजर में जो हमारा व्यू रहेगा वो रहेगा कि ग्लोबली मैनेज करना, वर्ल्ड वाइड मैनेज करना, ज्योग्राफिक सब्सिडरी को मैनेज करना। पर टॉप लेवल कॉर्पोरेट मैनेजमेंट की बात यहाँ नहीं। टॉप लेवल कॉर्पोरेट मैनेजमेंट कब होगा? जब हम थोड़ा हमारा इथनोग्राफिक अप्रोच रहेगा, है ना। जब हम इथनोग्राफिक्स अप्रोच रहेगा, जब हमारी जो हेडक्वार्टर है वो एक कंट्री में, अभी हमने सब्सिडरी ओपन की है, वी आर न्यू इन अनदर कंपनी, तो न्यू इन अनदर कंट्री, तो हम देखेंगे कि जो यहाँ पे टॉप लेवल है वहां पे हम उसका मैनेजमेंट कैसे करें। हम पेरेंट कंट्री से यहाँ पे टॉप मैनेजमेंट को के पोजीशन को फिल करने के लिए पेरेंट कंट्री से किसी पर्सन को भेजें, या फिर ये जो होस्ट कंट्री है, होस्ट कंट्री से किसी पर्सन के यहाँ रिक्रूट कर ले। तो टॉप लेवल कॉर्पोरेट मैनेजमेंट ये थोड़ा जब इथनोग्राफिक मैनेजमेंट होता है उस समय होता है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पूरा पॉलीग्राफिक है, राइट। सो our answer will be point number 1 to 3, which is not included point number 4. Question number 30. As per the provision of Payment of Wages Act 1936, when any deduction is made by an employer, the employee shall make application to the authority for recovery of the same within a period of within a period of which of the following. पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में डिडक्शन की बात की गई है, क्योंकि ये देखिए इस समय का जो 1936 से पहले का ये एक्ट है, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट। तो 1936 में क्या होता था कि जो पेमेंट होते थे ना उसमें अननेसेसरी बहुत डिडक्शन कर लिया जाता था, तो उसी को जो काफी यूजलेस डिडक्शन ना हो और पेमेंट जो है वो टाइम पे हो। और पेमेंट तो क्या होता था, आजादी से पहले की बात है, तो पेमेंट बहुत ज्यादा काइंड में भी हो जाता था, वर्कर्स को पैसे नहीं मिलते थे, काइंड मिलता था, मतलब सामान मिलता था। तो इन सबको रेगुलेट करने के लिए ये एक्ट बनी थी। तो यहाँ पे सेक्शन 7 में टाइप्स ऑफ डिडक्शन के बारे में बताया हुआ है। तो अगर अनऑथराइज्ड डिडक्शन या फिर कोई ऐसा डिडक्शन जो कि गलती से हो गया है या अनऑथराइज्ड है, तो एम्प्लॉय जो है ना उसकी रिकवरी के लिए कितने विदिन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, अगर आज सपोज 1 जनवरी 2021 को कोई डिडक्शन हुआ है जो कि अननेसेसरी है या फिर अनऑथराइज्ड है, तो अगले 1 साल तक एम्प्लॉयर जो है वो एप्लीकेशन कर सकता है दैट ही वांट्स द डिडक्शन टू बी कैंसल्ड। ओके, नेक्स्ट 12 months. Question number 14. The term CEROACAE explained as concrete experience, reflective observation, abstract conceptualization and active experimentation is associated with which of the following? क्या हो रहा है? एक्सपीरियंस के बाद ऑब्जर्वेशन के बाद कॉन्सेप्चुअलाइजेशन के बाद एक्सपेरिमेंटेशन। ऑलरेडी सॉल्व करवाया हुआ है क्लास में यूनिट 4 फर्स्ट लेक्चर आई हैव सॉल्व्ड। कोल्ड साइकिल ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग, मैंने ये बताया है, कोल्ड साइकिल ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस आप लाइफ में झेल रहे हो सकता है कि अपने लाइफ में कोई ऐसा एक्सपीरियंस झेला जो आपके लिए बिल्कुल कॉन्क्रीट हो, मतलब जिसने आपको इमोशनली या फिर प्रैक्टिकली बहुत कुछ चेंज किया, बहुत कुछ आपको बिल्कुल याद है वो सारे एक्सपीरियंसेस, ठीक है। तो कुछ कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस आप अंडरगो करते हो, ये सारे एक्सपीरियंसेस ना काफी ज्यादा एम्पैथेटिक रहते हैं। उसके बाद आप उन पे रिफ्लेक्ट करते हो, ऑब्जर्व करते हो उन एक्सपीरियंसेस को, कि आप थोड़ा सोचते हो उसके बारे में, क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे और क्या हो सकता था। उसके बाद आप एक कॉन्सेप्चुअलाइजेशन बनाते हो, है ना, मतलब एक थ्योरी बनाते हो कि अगर ऐसा होता है तो ऐसा होता है ना। और उसके बाद एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन में आप लोगों को उसके बारे में सिखाते हो या फिर लोगों को प्रीच करते हो कि हाँ ये दिस इज एक एक्सपेरिमेंटेशन हो गया कि इसको करो या ना करो। जैसे कि बहुत ही सिंपल एग्जांपल में हम बोल सकते हैं कि हॉट स्टोव था, हॉट स्टोव को आपने टच किया तो कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस, तो आपने रिफ्लेक्ट किया क्या कि हाथ आपका जल गया, योर हैंड इज बर्न। ओके, तो फिर एक्सपेक्ट कॉन्सेप्चुअलाइजेशन क्या हुआ कि किसी भी हॉट स्टोव को जब भी टच किया जाता है तो हाथ जल जाता है। आपने क्या थ्योरी बनाई, आपने क्या कॉन्सेप्ट बनाया। एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन मतलब आप दूसरे को मना करते हो कि नहीं भाई हॉट स्टोव को टच नहीं करना है, तो आपने एक्सपीरियंस से ये सीखा,
है ना, किसी ने बताया उससे नहीं सीखा, अपने एक्सपीरियंस से सीखा, दैट इज कॉल्ड साइकिल ऑफ मॉडल ऑफ लर्निंग. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, which of one of the following is not related to of the job training? very very important. मल्टीपल मैनेजमेंट, मैनेजमेंट गेम, सेंसिटिविटी ट्रेनिंग, स्पेशल प्रोजेक्ट. देखिए इसका आंसर होगा स्पेशल प्रोजेक्ट्स. वो क्या है, मैनेजमेंट गेम्स ऑन द जॉब होता है ना, ऑन द जॉब भी होता है. मैनेजमेंट गेम्स में बहुत सारे मैनेजर्स होते हैं, उनको असेसमेंट सेंटर में बुलाया जाता है और कुछ भी गेम्स करवाया जाता है. एक्सटेम्पो हो गया या फिर कुछ इन बास्केट एक्सरसाइजेस हो गया. सेंसिटिविटी ट्रेनिंग में बहुत सारे लैब्स होते हैं, उसमें जो लैब्स मतलब लोगों के लैब्स, अलग अलग तरह के डिपार्टमेंट के, वेरियस डिपार्टमेंट के लोगों को बुलाया जाता है और उनको बिठाया जाता है साथ में, अलग अलग एज ग्रुप के, अलग अलग डिपार्टमेंट के, अलग अलग मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन के, और सेंसिटाइज किया जाता है लोगों को ताकि लोग एक दूसरे के माइंडसेट को, फीलिंग्स को समझ के डिसीजन ले सके, है ना. तो ताकि अगर कोई डिसीजन हो या ऑर्गेनाइजेशन कोई इशू डिस्कस हो रहा हो तो हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू कैसे कंसिडर करना है, इससे क्या होता है कि पूरे ग्रुप में हर किसी के इमोशंस को काउंट किया जाता है डिसीजन लेते समय, और आप सेंसिटाइज होते हैं टू दी ओपिनियन, ऑप्शंस, ओपिनियन, इमोशंस एंड व्यूज ऑफ एवरीवन. मल्टीपल मैनेजमेंट में क्या होता है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, इसे हम कमिटी मैनेजमेंट भी कहते हैं. कमिटी मैनेजमेंट, इसमें क्या होता है कि इसमें मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन को कोई इशू फेस कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन कोई इशू फेस कर रहा है, तो ऑर्गेनाइजेशन के लोअर लेवल के जो लोग होते हैं ना, लोअर लेवल के लोगों की एक कमेटी बनती है ना, इनकी एक कमेटी बनती है, एड हॉक कमेटी. अब ऑर्गेनाइजेशन कोई इशू फेस कर रहा है, कोई प्रॉब्लम, मान लीजिए कि कुछ बड़ा सा लॉस हो गया, या फिर कुछ नेगेटिव पब्लिसिटी हो गई, या फिर कोई प्लांट का बहुत डेंजरस कोई मशीन खराब हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट, एनीथिंग लाइक दैट, है ना, कुछ भी हो सकता है, या फिर बहुत बड़ा स्ट्राइक हो गया. तो ये जो कमेटी बनती है लोअर लेवल के लोगों की, एड हॉक कमेटी, और उनको बोला जाता है कि भाई तुम सॉल्यूशन प्रोवाइड करो, व्हाट डू यू थिंक शुड बी द सॉल्यूशन. तो इस पर इनके सॉल्यूशन को फिर इनके डिपार्टमेंटल मैनेजर्स को भेजा जाता है कि वेदर इट इज इम्प्लीमेंटेबल और नॉट, है ना. तो इससे क्या होता है, इससे जितने भी लोअर मैनेजमेंट के लोग होते हैं वो इंक्लूडेड फील करते हैं, प्लस उनकी ट्रेनिंग हो जाती है कि अगर आपको प्रमोट किया गया तो हाउ यू विल बी परफॉर्मिंग, आपके पास कॉन्सेप्चुअल क्रिएटिव स्किल्स आ रही है कि नहीं, है ना. तो ये इस तरीके से ट्रेनिंग भी की जाती है. दिस इज ऑल्सो ऑन द जॉब ट्रेनिंग. मल्टीपल, सेंसिटिविटी, मैनेजमेंट, ये तीनों ही ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड होते हैं. ओके, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, हु इज कंसिडर्ड एज अ पायनियर टू इंट्रोड्यूस एचआरडी कॉन्सेप्ट इन इंडिया. एचआरडी को इंडिया में किसने लाया था, उदय पारिक, टीवी राव, है ना. एचआरडी का जब भी नाम आता है यही दोनों लोग होते हैं. टीवी राव इंडिया में यही दोनों लोग होते हैं, उदय पारिक, ऑक्टापेस, टीवी राव तो है. एचआरडी स्कोर कार्ड, एचआरडी कल्चर, क्लाइमेट, है ना, हर जगह इनका कंट्रीब्यूशन रहा है. ठीक है. उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 17, which one of the following is not a component of accident. Which one of the following is not a component of accident. अब एक्सीडेंट क्या होता है, एक्सीडेंट हमेशा अनप्लान्ड इवेंट ही होता है. एक्सीडेंट कभी भी कोई प्लान करके नहीं होता, अनप्लान्ड इवेंट ही है. एक्सीडेंट से डैमेज टू प्रॉपर्टी हो सकता है, एक्सीडेंट से ह्यूमन लाइफ और पर्सनल इंजरी हो सकती है. वारंटेड इवेंट, इच्छित घटना, है ना. तो वारंटेड इवेंट नो, एक्सीडेंट इज नेवर एन वारंटेड इवेंट, है ना. एक्सीडेंट कभी भी इच्छित नहीं होती है, एक्सीडेंट कभी वारंटेड नहीं होती है, एक्सीडेंट अचानक से होती है, अनप्लान्ड है. तो ये सिंपल सा है, थोड़ा ध्यान से पढ़ने से पॉइंट नंबर 4 आप आंसर टिक कर सकते हो, है ना. ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18, read the following statement given below. If the workers have no staying power and the only alternative to work is starvation, the supply of labor will be in general perfectly elastic. The supply will fluctuate. The statement is wrong. देखिए सप्लाई कर्व कैसा होता है, सप्लाई कर्व ऐसा होता है ना, है ना. यहाँ पे अगर नंबर ऑफ वर्कर्स हैं और वेज रेट है, ठीक है. तो जैसे जैसे आप किसी पर्टिकुलर काम के लिए आपने वेज रखा 10 रुपीज, तो 2 वर्कर अवेलेबल है. उसके बाद आपने अगर वेज बढ़ा दिया 20 रुपीज कर दिया तो मार्केट से 4 वर्कर आ जाएंगे. फिर आपने वेज बढ़ा के 30 रुपीज कर दिया तो मार्केट से 10 वर्कर आ जाएंगे. तो आपके लिए मार्केट से जो लेबर है उसके सप्लाई बढ़ जाएंगे. मार्केट में जो लेबर अवेलेबल है वो आपके लिए ज्यादा अवेलेबल होने लग जाएंगे जैसे जैसे आप वेज रेट बढ़ाओगे, है ना. यही है. तो
वेज रेट अगर बहुत ज्यादा बहुत इजीली बढ़ाओगे तो जो परफेक्टली जो इलास्टिसिटी आने लग जाएगी। इलास्टिसिटी मतलब एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड लेबर आपके पास अवेलेबल हो, है ना। और परफेक्टली इनइलास्टिक कब होगा? परफेक्टली इनइलास्टिक मतलब आपके पास डिमांड पड़ा हुआ है पर वर्कर आ ही नहीं रहे, है ना। जैसे जैसे डिमांड क्रिएट हो रहा है, सप्लाई ऑफ लेबर अगर नहीं मैच हो रहा, देन दैट इज परफेक्टली इनइलास्टिक। तो वर्कर्स हैव नो स्टेइंग पावर एंड द ओनली अल्टरनेटिव टू वर्क इज स्टार्वेशन। द सप्लाई ऑफ लेबर विल बी इन जनरल परफेक्टली इनइलास्टिक। नो स्टेइंग पावर मतलब कोई स्टेइंग मतलब क्या होता है कि काम में रुके रहना, है ना, स्टे करना, कैपेसिटी। तो वर्कर्स के पास कोई स्टेइंग पावर नहीं है कि वो रुके ही रहे। और अगर वो काम नहीं करते हैं, वर्कर काम नहीं करते, तो ओनली अल्टरनेटिव टू वर्क इज स्टारवेशन। तो इस केस में क्या होता है कि वो सप्लाई जो है परफेक्टली इनइलास्टिक हो जाता है। वर्कर्स को जहां जो जॉब मिलती है वो वही करते हैं, वो मूव नहीं कर पाते हैं, है ना, वो मूव नहीं कर पाते, वर्कर्स रिस्क नहीं ले पाते हैं। ओनली अल्टरनेटिव टू वर्क स्टारवेशन, तो जो वर्कर जहाँ है वो वही रहेगा। वर्कर के पास क्योंकि कोई और कैपेसिटी नहीं है, कोई और स्टेइंग पावर नहीं है। तो हमारा आंसर यहाँ पे 18 का 1 हो जाएगा, परफेक्टली इनइलास्टिक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, which items are typically included in job description? तो जॉब डिस्क्रिप्शन सबसे पहले तो एक रिटर्न स्टेटमेंट होता है, ये आपने देखा होगा, है ना। तो रिटर्न स्टेटमेंट हो सकता है आपने कहीं ना कहीं जॉब डिस्क्रिप्शन जरूर देखा होगा। अबाउट वेज एंड सैलरी और अबाउट व्हाट द वर्कर एक्चुअली डज। तो जॉब डिस्क्रिप्शन एक्चुअली जॉब को डिस्क्राइब करता है कि जॉब का टाइटल क्या होगा, जॉब की समरी क्या है, जॉब में ड्यूटीज क्या है ना। तो ये सारी चीजें रहती है। तो व्हाट वर्कर विल बी एक्चुअली डूइंग दिस वन। वेज और सैलरी तो एक पार्ट नहीं रहता, वेज और सैलरी के बारे में ही सिर्फ नहीं रहता, इट्स एवरीथिंग अबाउट द जॉब। तो पॉइंट नंबर 3 इज करेक्ट, पॉइंट नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। ओके, नेक्स्ट वन लास्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द बुक द थर्ड वेव, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू थर्ड वेव। ठीक है, अब चलिए थर्ड वेव से पहले हम समझेंगे फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव क्या होता है। तो एक हमारे थिंकर है टॉफलर जी नाम है, 1980s में उन्होंने ये बुक लिखी थी थर्ड वेव। तो इसके पहले भी 2 बुक्स आई थी, फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव। तो जो अब एग्जाम में थर्ड वेव के बारे में पूछा है तो फर्स्ट और सेकेंड वेव के बारे में भी पूछ सकता है। तो जो फर्स्ट वेव है, सबसे पहले इंडिया में क्या हुआ था। इंडिया में अगर देखा जाए तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में भी एग्रीकल्चर के बारे में बात हुई थी। फिर सेकेंड और थर्ड 5 ईयर प्लान में फिर धीरे धीरे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की बात होने लगी, इंडस्ट्री को डेवलप करने की बात हुई, राइट। तो वो बस ये नॉर्मल एक आपके लिए बता रही हूँ, लेकिन यहाँ पे देखिए दिस इज एग्रीकल्चरल रिवोल्यूशन फर्स्ट वेव। सेकेंड वेव की बात होती है इंडस्ट्री। फर्स्ट वेव में एग्रीकल्चर एज की बात होती है, और सेकेंड वेव में इंडस्ट्रियल एज की बात होती है, और थर्ड वेव में टेक्नोलॉजिकल एज की बात होती है। सो आवर आंसर विल बी पॉइंट नंबर 3। ठीक है, चलिए। सो आई हैव सॉल्व 20 क्वेश्चंस एंड रेस्ट 100 क्वेश्चंस विल बी सॉल्व इन सब्सिक्वेंट सेशंस। तो अब आई होप आपको ये सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा, इंसाइटफुल लगा। कभी भी कोई भी डाउट होगा तो मुझे बताइएगा, कमेंट कीजिएगा किसी क्वेश्चन में अगर डाउट होगा फर्दर तो, राइट। सो थैंक यू ऑल फॉर योर टाइम। वी विल मीट अगेन एंड विल बी सॉल्विंग सम ऑफ द मोर PYQs. थैंक यू ऑल।